नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। अतीक अहमद के केस को तो हम सभी देख ही रहे और अतीक अहमद के बेटे का जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारे सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि अपराधियों के लिए जो सरकार की सख्ती है वो काबिल तारीफ, वहीं दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल कमेंट्स भी आ रहे हैं इसको लेकर। बहरहाल इन सब के बीच जो रिमांड की कॉपी थी अतीक अहमद को लेकर, उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी गौर करना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अतीक का टेरर लिंक क्यों कहा जा रहा है? अतीक का आईएसआई पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे लिंक, ये क्यों कहा जा रहा है? अतीक का आतंकी कनेक्शन, ये क्यों कहा जा रहा है? जो रिमांड कॉपी थी उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें ये मेंशन है और ये अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए अब इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एसटीएफ नहीं बल्कि एटीएस ने भी ज्वाइन किया है और वो भी अतीक से पूछताछ करेंगे। एटीएस का इसमें शामिल होना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है। बहरहाल क्या कहा गया है वो सबसे पहले जान लेते हैं। नंबर 1 ये कि अतीक अहमद ने ये बात मानी है कि पाकिस्तान से उसको हथियार मिलते थे, पंजाब का जो बॉर्डर था वहाँ से ड्रोन के ज़रिए उसको हथियार मिलते थे, आईएसआई की मदद से हथियार मिलते थे। उन हथियारों का इस्तेमाल देश के अंदर होता था और इस बात की भी संभावना है कि वो वेपन्स जो हैं टेररिस्ट भी यूज़ करते हों देश के अंदर किसी न किसी साजिश या हमले को लेकर। तो ये सारी बातें पूछताछ में आएगी। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर अतीक अहमद लंबे समय तक आईएसआई से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान के जो टेरर नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ था, तो ये अपने आप में उसके क्राइम के लेवल को एक लेवल पे और ऊपर ले जाता है, क्योंकि अब ये मामला एक अपराधी, एक डॉन, एक रसूख वाले जो है माफिया की बात नहीं है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। और अगर एटीएस की पूछताछ में कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो वाकई में देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है, तो इसमें यह भी संभावना है कि आगे जब रिमांड ये ख़त्म होगी तो आगे एनआईए तक ये मामला जाए और एनआईए भी इसमें पूछताछ करे और इसमें फिर नई बातें भी शामिल हों कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो अतीक के इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए थे, हथियारों के इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। देखिए, जो हथियार असद ने इस्तेमाल किए या जो छापे में हथियार मिले हैं वो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े ही मॉडर्नाइज्ड वेपन्स हैं, वो इतने आसानी से सबके पास नहीं होते। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये भी बात सामने आई है कि कहाँ हथियार और छुपा रखे हैं, कई में देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। तो इसमें यह भी संभावना है कि आगे जब रिमांड ये ख़त्म होगी तो आगे एनआईए तक ये मामला जाए और एनआईए भी इसमें पूछताछ करे और इसमें फिर नई बातें भी शामिल हों कि आखिर कौन कौन से लोग थे जो अतीक के इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए थे, हथियारों के इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। देखिए, जो हथियार असद ने इस्तेमाल किए या जो छापे में हथियार मिले हैं वो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े ही मॉडर्नाइज्ड वेपन्स हैं, वो इतने आसानी से सबके पास नहीं होते। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये भी बात सामने आई है कि कहाँ हथियार और छुपा रखे हैं। अतीक को पुलिस खुद लेकर जाएगी उन हथियारों की रिकवरी के लिए, तो वो हथियार अगर मिले तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये हथियार कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ गए हैं। क्या ये हथियार जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों को सप्लाई हुए हैं या फिर देश के अंदर जो और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको भी अतीक के ज़रिए मुहैया कराया गया है। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर मामला शुरू हुआ था अपहरण कांड, अतीक अहमद के उमेश पाल मर्डर केस से, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है इसमें एक टेरर लिंक भी आ गया है और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ये मामला अब और ज़्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। बहरहाल अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, उसके एक और शूटर का एनकाउंटर हुआ है, अभी तक 4 का एनकाउंटर हुआ है। 4 लोग अभी भी फरार हैं जिसमें अतीक अहमद की पत्नी का भी नाम है। सवाल ये है कि वो लोग कब सरेंडर करेंगे। पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है, उनके लिए छापेमारी चल रही है और इस बीच पाकिस्तान का आईएसआई का लिंक आना और इसमें एटीएस का इन्वॉल्व होना आने वाले समय में अतीक अहमद के लिए और ज़्यादा संकट के संकेत हैं। यानी कि अतीक अहमद का न सिर्फ रसूख ख़त्म हो रहा है बल्कि अतीक अहमद